देखें ये जो डायग्राम है ये काफ़ी हद तक वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है. The first phase of waterfall model is requirements analysis and definition, right? So the deliverable of this phase is product requirements document, which is also known as SRS, software requirement specification document. So the system services constraints and goals are established by consultation with the system users. In this phase they are then defined in detail and serve as a system specification. Another phase is the other phase is known as, which is phase number 2. Here the step number 2 is system and software design. So in this phase the systems design process partitions the requirements to either hardware or software systems, right? The third phase is implementation and unit testing. So during this stage the software design is realized as a set of programs or program units. So unit testing involves verifying that each unit meets the specification. Now moving towards the fourth one, which is verification. It is also known as integration and system testing. So the individual program units or programs are integrated and tested as a complete system to ensure that the software requirements have been met. Now the last one is maintenance, or it is also known as operation and maintenance. जब आपका सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है, so normally I can say this is the longest life cycle phase, right? So the system is installed here in this phase and put into practical use. Maintenance involves correcting errors which were not discovered in earlier stages of the life cycle, improving the implementation of system units and enhancing the system services as new requirements are discovered. So जब मैं अगर मैं वाटरफॉल मॉडल को जस्ट देखूं तो इसमें देखें एक मसला ये है कि आप एक स्टेज पे रहते हुए उस स्टेज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको वहीं रिजॉल्व नहीं कर सकते. आपको फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे से मूव करना है. देन अगर आप सेकंड स्टेज में रियलाइज़ करें कि फर्स्ट स्टेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी लूप बैक नहीं कर सकते. एज यू कैन सी कि आपको कहीं लूप बैक नहीं करना. एक तो ये मसला है. दूसरा आप ये देखें पैरेलली काम नहीं कर सकते. हर स्टेज प्रीवियस स्टेज पे, हर नेक्स्ट स्टेज प्रीवियस स्टेज पे डिपेंडेंट है, right? So waterfall models have a lot of issues. To be effective there must be a review step at each phase to check for completion, but ऐसा कुछ भी नहीं है. किसी भी स्टेज पे कोई रिव्यू स्टेप नहीं है, right? अगर आप देखें तो वी शुड नॉट प्रोसीड डाउन द वाटरफॉल मॉडल अंटिल द फेज इज कंप्लीट. जब तक मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेज़ को पूरा नहीं कर दूंगी तब तक मैं डिज़ाइन स्टार्ट नहीं कर सकती. जब तक मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एज ए डिलीवरेबल प्रोड्यूस ना कर दूँ तब तक आई कैन नॉट स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. जबकि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका हो तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट नो, यहाँ आप बाउंड हैं. जब तक आपका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इम्प्लीमेंटेशन का एक फंक्शन भी नहीं बना सकते, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम, ये तो शुरू के इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी इसके साथ ये है कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखें तो वो इस तरह काम ही नहीं करते. रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में तो विच इट इज़ चेंज. हर वक्त वो चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं. तो वाटरफॉल मॉडल इज समहाउ ऑब्सोलीट. सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक और मॉडल है जिसका नेम है रिस्क स्पायरल मॉडल. ठीक है, स्पायरल मॉडल एज द नेम डिपिक्ट्स इट लुक्स लाइक अ स्पायरल. क्यों? क्योंकि इसमें एक फेज़ के बाद हम फिर उसी फेज़ को इम्प्रूव करते हैं फेज़ 2 में, देन फिर उसके फेजेस को इम्प्रूव करते हैं. सो एक सिंगल साइकिल, एक कंप्लीट सिंगल साइकिल में एक सॉफ्टवेयर मॉडल इनकॉर्पोरेट होता है. बट उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो देन यू विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस अगेन. अच्छा, अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है? देखें, इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो है लिएसन, विच इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग, देन रिस्क एनालिसिस, देन इंजीनियरिंग, देन कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज, देन सिस्टम
इवैल्यूएशन के बाद फिर से आपको जाहिर है द ओनली कांस्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज चेंज। अब फिर से कोई चेंज की ज़रूरत है, देन यू विल अगेन गो फॉर कम्युनिकेशन, राइट। तो यहाँ इस तरह से हम कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट को इवॉल्व करते जाते हैं, right? So process contains several cycles starting from the center. At each iteration the tasks involve more detailed knowledge and design tasks, राइट। जैसे जैसे आप आइट्रेशंस करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास नॉलेज आती जाएगी और उतना ज़्यादा एफिशिएंटली आपके टास्क डिज़ाइन होते जाएंगे। सो यहाँ स्पाइरल मॉडल मेनली एड्रेस करता है रिस्क को। जो मेन प्रायोरिटी है वो है इसकी रिस्क की, ताकि आप रिस्क को कम से कम करते जाएं, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट्स कॉस्ट अक्यूमुलेटेड बाय द प्रोजेक्ट। अब देखें जितना ज़्यादा आप ओरिजिन से दूर होंगे ना उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखें फर्स्ट फेज़ में आप ओरिजिन से काफ़ी नियर थे तो कॉस्ट कम थी। जब आप सेकेंड फेज़ की बात करते हैं तो कॉस्ट इम्प्रूव हो गई। आप सेकेंड स्पायरल में जब आप मूव करा आपने, तो आप ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली आपको उतना टाइम भी लगता जाएगा, आपकी लेबर के उतने टाइम लगेगा, तो फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिक्वायरमेंट्स कैप्चर डिलेमा। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग डिलेमा क्या होता है? देखिए इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल देखा, स्पाइरल मॉडल देखा। उन दोनों में हमने ये देखा कि हमारे पास कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। इनिशियली हमें पता है कि ये हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है। बट तब क्या होगा जब हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं होगा। वेयर डज दिस लीव बोथ द कस्टमर एंड द डेवलपर। जब ना कस्टमर रिक्वायरमेंट बता रहा है ना डेवलपर को क्लियर है कि वो क्या बनाने जा रहा है। सो दे बोथ थिंक, यहाँ प्रॉब्लम क्या, डिलेमा मीन्स प्रॉब्लम, राइट, स्टक्ड इशू, राइट, किसी प्रॉब्लम में फंस जाना हमें जब हम क्लियर ना हो। सो वहाँ यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर और डेवलपर दोनों ये सोच रहे हैं, उनको समहाउ पता है कि उन्हें क्या चाहिए, मगर डेवलपर को पता नहीं है उसे ये कैसे अचीव करना है, राइट। या फिर उसको ये नहीं पता कि कस्टमर मुझसे क्या चाह रहा है, कस्टमर सही से समझा नहीं पा रहा। तो इस इशू को, ये जो इशू इस स्लाइड में मेंशन करा है, when both of the parties are totally confused, so इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिलेमा। अच्छा, अब अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हो तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द कस्टमर and he is the software developer or the project manager. So the customer is saying this problem, the requirement capturing dilemma, is also known as IKIWISI problem. IKIWISI is I know it when I see it. जब मैं देखूँगा तब मैं समझूंगा कि अच्छा मुझे ये चाहिए था कि नहीं चाहिए था, राइट। तो यहाँ कस्टमर ये कह रहा है वी डोंट नो व्हाट वी वांट बिकॉज वी हैव नेवर हैड वन बिफोर। हमने कभी ऐसा कुछ बनवाया ही नहीं है किसी से, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कि हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कह रहा है, वी डोंट नो हाउ टू बिल्ड वन बिकॉज वी हैव नेवर रिटन वन बिफोर। और हमारी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चाहिए क्योंकि हमने कभी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखी ही नहीं है जिसमें सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दोनों कन्फ्यूज हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? जो रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग डिलेमा है इसका सोल्यूशन है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज द सोल्यूशन टू IKIWISI प्रॉब्लम। आई नो इट व्हेन आई सी इट। प्रोटोटाइपिंग में आप ये करते हैं, कुछ हाई लेवल स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं and some simple, you'll just make some simple frameworks for testing out the concepts that the customer wants and the developer can implement, right। यहाँ आप कॉस्ट कम से कम रख के एक रफ प्रोजेक्ट बनाते हैं which is known as prototype, right। So from here both are able to respond with suggestions फॉर इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस। आपने छोटा सा एक मॉडल बना के दे देते हैं जिसमें आप बताते हैं अच्छा आप अपने सजेशन बताएं, अब मैं इसमें क्या चेंज कर दूं। अब तो आपके सामने एक चीज़ है ना, अब आप मुझे इसमें चेंजेस बताते हैं इसमें क्या चेंज करना है, तो उसको देखता है कहता है अच्छा इसमें ये होना, इस तरह से करें ये काम, राइट। तो वो अपने सजेशंस देते हैं, अपना इनपुट देता है यूज़र। सो
द साइकिल में देन बी एबल टू बी रिपीटेड ईच टाइम। आइटरेशंस आप करते जाते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है, और आप एट द एंड ऑफ द डे किसी पॉइंट पे उसकी जो रिक्वायरमेंट उसके दिमाग में गई है लेकिन उसको क्लियर नहीं है, तो आप उसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तक कभी ना कभी पहुंच पाते हैं। तो दिस आइटरेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, राइट। सो हेयर ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि ये स्लो है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है। आप एक रफ मॉडल बना के देंगे, देन वो आपके फीडबैक आएगा, आप उसको और इम्प्रूव करेंगे, फिर इम्प्रूव करके बताएंगे देंगे वो, फिर आपके पास एक फीडबैक आएगा, फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, राइट। सो इस तरह से फीडबैक के साथ कंटिन्यूसली जब आइट्रेशन होती है तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। So the cost of prototyping, so the cost of developing a prototype is a total waste, as the prototype is ultimately thrown away. अच्छा, अब देखें जो प्रोटोटाइप है ना वो एक फुल फ्लैज मॉडल नहीं होता, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं, तो एट द एंड उस प्रोटोटाइप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो वो यूज़लेस होता है। तो उसको प्रोटोटाइप को डेवलप होने में जो कॉस्ट लगी वो टोटली वेस्ट होती है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कभी कभी जो मॉडल हम बनाते हैं कस्टमर उससे टोटली डिसएग्री करता है और उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता, इतने लंबे टाइम तक हमें फीडबैक देना नहीं चाहता, ही और शी फील्स इरिटेटेड। तो देन ये एक ड्रॉबैक है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स आर चेंजिंग। जब भी आप प्रोटाइपिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कैन, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द क्लाइंट्स। देखें हर प्रोडक्ट का जब भी आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र की हर रिक्वायरमेंट अकोमोडेट हो सकता है कुछ चीज़ें, कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे हों जिनको आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो ये आपको कस्टमर से, अपने क्लाइंट से पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना पड़ता है कि देखें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अगर हम ये फीचर्स भी इसमें डाल देंगे तो रिस्क फैक्टर है, राइट। ये समझाना एक नॉन टेक्निकल पर्सन को एक डिफ़िकल्ट काम है, राइट। द क्लाइंट में लॉस इंटरेस्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद द इनिशियल प्रोटोटाइप। ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है कि हम इनिशियल मॉडल बनाते हैं तो कस्टमर से हम कहते हैं आप फीडबैक दें, हम इसको इम्प्रूव कर देंगे, लेकिन कस्टमर को वो पहला मॉडल इतना बुरा लगता है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट तक हम पहुंच भी जाए ना तो कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वॉट एज इट इज़ सेड एज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो द नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी पैराडिम। अच्छा, एवोल्यूशनरी पैराडिम जो आइडिया है उसका एक इसके साथ हम एक लाइन कोट करते हैं जो कि फ्रेड ब्रूक्स की है। ग्रो, उसकी लाइन है ग्रो डोंट बिल्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए वो ये कहते हैं कि आप पहले प्रोटोटाइप ही बनाएं, देन आप स्टेप 1 हमेशा प्रोटोटाइप का ही रखें। प्रोड्यूस अ यूजेबल बट स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट। सिस्टम का एक यूजेबल और स्मॉल पार्ट रेडी कर लें, देन उसमें फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सॉलिडिफाई करें और देन एक फुल फ्लैज सिस्टम डिज़ाइन स्केच करें। फिर आप उसमें उस स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम में फंक्शनैलिटी ऐड करें, उसके हॉट स्पॉट्स डिटरमाइन करें, एंड लास्ट स्टेप में आप चीज़ों को कंसोलिडेट कर दें। कंसोलिडेट करना मीन्स कि जितने भी डिज़ाइन डिफेक्ट्स थे या कुछ एब्स्ट्रैक्शंस थी जिनको आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो मेनली फोकस होता है ना वो ये होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, पहला। दूसरा, टीम वर्क करें, टीम वर्क को प्रेफर करता है, राइट। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्रिंसिपल्स दो हैं, कम्युनिकेशन और फीडबैक, सिंप्लिसिटी एंड करेज, right? The most highlighted is communication and the next highlighted is feedback, right? So XP principles are communication, simplicity, feedback and courage, right? Feedback
को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फीडबैक इज़ द टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम डे वन डिलीवर टू कस्टमर्स एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो कस्टमर क्या होता है, जितना जल्दी हो सके हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, देन कस्टमर जो फीडबैक देता है उस पर हम चेंजेस कर देते हैं। तो दिस इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। विद दिस फाउंडेशन जो एक्सट्रीम प्रोग्रामर्स होते हैं वो काफ़ी करेजियसली रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करते हैं और चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्टेबल होते हैं। मतलब यहाँ जो फोकस है वो ये है कि आपके जो डेवलपर्स हैं वो करेजियस हों, कि वो तैयार रहें कि जैसे ही फीडबैक आए कि चेंजेस अकोमोडेट करनी हो वो टेक्नोलॉजी के साथ फ्लैक्सिबल हों, रिक्वायरमेंट्स को करेजियसली चेंज कर दें, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करना और उस फीडबैक पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना करेजियसली इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। So this is the diagram explaining briefing extreme programming that as per the user stories we have we will extract some requirements from the user stories. We have some architectural spike which is known as from architectural spike we extract system metaphor. देन वी विल हैव रिलीज़ प्लानिंग के बाद हम रिलीज़ करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग्स होती हैं और फिर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर आप स्मॉल रिलीजेस करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई बग्स आते हैं देन विल मूव फॉर नेक्स्ट आइट्रेशंस जब तक आपकी एक्सेप्टेंस ना हो, राइट। और एज़ फार एज यूज़र स्टोरीज इज़ कंसर्न हम उससे सिर्फ रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम वहाँ से सिनेरियोज भी टेस्ट करते हैं और उसके बाद ही एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं। देन विल गो फॉर स्मॉल रिलीजेस। नाउ एजाइल प्रोग्रामिंग में भी आप सॉफ्टवेयर एजाइल प्रोग्रामिंग इज बेसिकली इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और सॉल्यूशंस जो हैं वो इवॉल्व करते हैं थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स। जितनी ज़्यादा क्रॉस फंक्शनल टीम्स सेल्फ ऑर्गेनाइज होंगी उतना अच्छा आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, राइट। यहाँ टीम्स जितना ज़्यादा पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सॉफ्टवेयर बिल्ड होगा। अच्छा, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है? यहाँ एक न्यू टर्मिनोलॉजी आई है आपके लिए, क्रॉस फंक्शनल टीम। सो क्रॉस फंक्शनल टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट फंक्शनल एक्सपर्टीज वर्किंग टूवर्ड्स अ common goal. It may include people from finance, marketing, operations and human resources departments. Typically it includes employees from all the levels of organizations, right? So organization का जब हर टीम का बंदा आपस में कोलैबोरेट करेगा तो आप इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। This is the idea of agile programming, right? But there are some underlying assumptions for agile software development. Number one is different projects need different process or methodologies, right? So ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दफ़ा सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, नहीं। Focusing on skills, communication and community allows the project to be more effective and more agile than focusing on processes. यहाँ इनकी assumption ये होती है कि rather than हम प्रोसेस पे फोकस करें, ये फोकस करता है स्किल्स, कम्युनिकेशन और कम्युनिटी पे। उनका एजाइल प्रोग्रामिंग का मानना ये है कि अगर आपको प्रोजेक्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप ये देखें कि आप जो टीम लेके चल रहे हैं वो उस पर्टिकुलर टास्क में कितना स्किल्ड है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी हो रही है, आप किस कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में, रादर देन आप प्रोसेस पे फोकस करें। नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पे फोकस करने से बेहतर ये है एजाइल एज पर द एजाइल मेथोडोलॉजी कि आप स्किल्स देखें, कम्युनिकेशन देखें और कम्युनिटी देखें,
right? This is the main idea of agile development. The last one is synchronize and stabilize. अच्छा, ये जो methodology इसका आइडिया ये है कि टीम पैरेलल में काम करे इंडिविजुअल एप्लीकेशन मॉड्यूल्स पे, राइट? फ्रीक्वेंटली सिंक्रोनाइज करे अपना कोड विद दैट ऑफ द अदर टीम्स, और देन स्टेबलाइज कर दे, मतलब डीबग कर ले उसको, इंटीग्रेट कर दे थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस तरह क्या होगा, पैरेलल वर्क होगा। एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल सिंस अलाउज फॉर चेंजेस एट एनी पॉइंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट टास्क ही पैरेलल में होंगे ऑब्वियसली। सक्सेसफुली इट इज़ सक्सेसफुली यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड नेटस्केप। सो